गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों फ्रेंड्स को बता देना बाई चांस वो दूसरी आईडी पे ना ज्वाइन कर रहे हो। हाँ बच्चों, इसमें बताओ डाउट्स। एक्सरसाइज 0 ई पार्ट। हाँ बच्चों, एनी डाउट्स? एक्सरसाइज 0 करी नहीं क्या? बच्चों मेरी आवाज सुन रही है? ओके। बच्चों 1 मिनट में मैसेज कर दूं, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को। हाँ बच्चों, अब बताओ।
10th क्वेश्चन देखो बच्चों। 10th क्वेश्चन में हमें n निकालना है और हमें दिख रहा है कि वो 2 स्टेप्स में कर रहा है ट्रांजिशन, राइट? तो हम ऐसे मान लेंगे कि वो n से लेट से पहले n डैश पे गया और फिर 1 पे गया। तो हम कैसे लिखेंगे? 1/80.5 is equal to r into 1 by n dash square minus 1 by n square और 1 by 30.4 is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by n dash square। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो n डैश वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक है ना? तो बस उससे आपका n निकल आएगा। बच्चों कोई शायद अनम्यूट पे है, एक बार चेक कर लो। आगे बच्चों। और कोई डाउट नहीं है बच्चों? एक्सरसाइज 0। भाई बोलो कुछ। जल्दी रख ली क्या मैंने क्लास? इस टाइम सो रहे होते हो क्या सब? सेकंड तो सेकंड क्वेश्चन में 228 जो है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 228 के करस्पॉन्डिंग। तो जो इसमें मतलब इस मतलब कम कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो आप पहले एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल लो, जो अपना वो 12400 वाला फॉर्मूला है ना। ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जेड आ जाएगा डायरेक्टली, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आयन है। क्या? हाँ भाई, और कोई डाउट नहीं है? बच्चों एक बार सारे मुझे गुड मॉर्निंग बोलो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सब सो रहे हो। 2, 3, 6, 8, 15, 20, 25। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, एक्सरसाइज 1 बच्चों।
फोर्थ क्वेश्चन में बस क्या करना है, वो 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिख दो। तो z तो 1 ही हो गया, n की वैल्यूज डाल दो 1 2 3, उससे निकल आएगा। जो एनर्जीज ही हैं जो मैंने आपको बोला था याद रखने को, 13.6 3.4 1.5, वही वाली एनर्जीज जो n इक्वल टू 1 2 3 की एनर्जीज हैं। बच्चों एक 14th क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर मैंने आपको जो पॉइंट्स लिखवाए थे, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज इसमें गलती हो जाएगी। देखो क्या कहा है, फोटोन ऑफ 10.2 एनर्जी collides with hydrogen atom in ground state inelastically, राइट। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास 10.2 एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन के पास। इसके साथ बच्चों क्या होगा, वो एक्साइट होगा। क्लियरली 10.2 तो एग्जैक्ट एनर्जी है, तो वो 1 से 2 एक्साइट होगा। लेकिन जैसा हमने बात की थी, क्या हो जाएगा, वो वहां स्टेबल तो रहता नहीं है, वो साथ की साथ ही डी एक्साइट होगा और इन द प्रोसेस ये 10.2 वाला फोटोन रिलीज कर देगा। राइट, तो ये इफेक्ट हुआ पहले फोटोन का। देखो बच्चों एक बात को ध्यान से समझो, मतलब पहले फोटोन के कारण हमें जो ऑब्जर्व होगा वो एक फोटोन ही होगा 10.2 का। बट आप ये बात समझ रहे हो कि ये वो सेम फोटोन नहीं है जो हमने इंसिडेंट किया था, ये अलग फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन से निकला है। राइट, अब जो दूसरा फोटोन है 15 वाला, उससे क्या होगा बच्चों, अक्षिता मुझे बताओ अनम्यूट करके, इससे क्या होगा। इससे होगा 15 है, ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो क्या लिखा था हमने कि जब आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है तब क्या होता है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और उसके पास जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो Sir, but इससे wasn't that the case for electron? हाँ यस, अब भी इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है। सर हमने लिखा था कि अगर उसे एनर्जी फोटोन से मिलेगी तो वो उसे फुल एग्जैक्ट एनर्जी एनर्जी मिलेगी। चाहिए। हाँ, वहां पे हमने एक दूसरा पॉइंट भी लिखा था, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सी वी रोट 2 पॉइंट्स। देखो सेकंड पॉइंट, इफ एनर्जी गिवन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन then electron can retain the remaining energy as kinetic energy। सर तो वो दो पॉइंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? नहीं, what you are saying is कि अगर तो आप जो एनर्जी दे रहे हो वो लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब 13.6 से कम है, यस सर। तब तो वो वही वाली एनर्जी रहेगा जिससे उसका ट्रांजिशन हो सकता हो। लेकिन अगर आप आयनाइजेशन से ज्यादा दे रहे हो एनर्जी, फिर तो वो ऑर्बिट से बाहर ही आ गया। ओके अब सर। ऑर्बिट के बाहर कोई फिक्स्ड एनर्जीज की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो वो कोई भी एनर्जी ले सकता है। ओके तो सर। इसलिए वो रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में रह सकती है। यस सर। राइट, तो ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस वाले फोटोन से क्या हो जाएगा, वो इजेक्ट हो जाएगा और उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, 1.4। तो मतलब बच्चों हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें
एक तो फोटोन ऑब्जर्व हुआ 10.2 वाला, और दूसरा हमें इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हुआ 1.4 वाला, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों समझ आ गया ये? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ये पॉइंट एक बार फिर से बता दो। मैंने दूसरी आईडी पे ज्वाइन कर दिया था गलती से, वो नीचे क्यों आया? क्या तो वी कुड हैव सेड ना। हाँ जी, अब वो तो मतलब हमने कल बात की थी ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोई भी हायर ऑर्बिट में बहुत अनस्टेबल होता है, तो बट अगर वो एक्साइट हो भी जाता है तो साथ के साथ डी एक्साइट हो ही जाता है वो। माइक्रो सेकेंड्स लिखा है ना साथ में, तो हाँ, साथ तो के जो साथ ही दे दिया। नहीं, जो डी एक्साइटेशन वाला प्रोसेस है वो और जल्दी होता है। अच्छा ठीक। नहीं, देखो बच्चों, मैं एक बार रिकैप ले रहा हूँ। इस चीज को ना कहीं कंफ्यूज ना कर रहे हो। मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। एक बार कोई और बताओ डाउट इसमें आगे। अब जैसे 24th क्वेश्चन देखो बच्चों, इससे जो थोड़ा सा डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन में बच्चों आपने क्या माना है? ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है? अब क्या ये जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी से कम है? यस। क्या ये एनर्जी किसी एग्जैक्ट ट्रांजिशन को करिस्पॉन्ड कर रही है? बताओ बच्चों। क्या ये एनर्जी किसी ट्रांजिशन को करिस्पॉन्ड कर रही है 12.5? बोलो भाई कुछ, यस नो। ट्रांजिशंस के करिस्पॉन्डिंग्स क्या एनर्जी थी बच्चों, याद करो। 1 से 2 पे क्या थी? 10.2 थी। 1 से 3 पे क्या थी? 12.1 थी, राइट? तो 12.5 तो कहीं पे भी नहीं आ रही। तो अब ये एनर्जी एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या अब इस केस में जो हाइड्रोजन एटम है, क्या वो पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं? अक्षता बताओ। यस, अब ले सकता है, राइट? हमने ये देखना है कि एटम को एनर्जी कहां से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन से मिल रही है या फोटोन से मिल रही है। अगर फोटोन लिखा होता इसी क्वेश्चन में तो कुछ ना होता फिर, राइट? पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन से पार्शियल एनर्जी ले सकता है, राइट? अब वो कितनी एनर्जी लेगा जिससे उसका ट्रांजिशन हो सकता हो, राइट? मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पिक्चर से ड्रॉ करूं कि ये 12.5 वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो हाइड्रोजन एटम वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, राइट? तो इससे क्या हो जाएगा, मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं कि बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो 1 से 3 चला जाएगा जिसमें उसने 12.1 एनर्जी ले ली, और जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था उसके पास 0.4 एनर्जी रह गई, राइट? तो बच्चों इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने पार्शियल एनर्जी ले ली और जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास ही बच गई। अगर फोटोन होता तो ये नहीं हो सकता था,
राइट। तो हमें ये देखना होगा कि हमें एनर्जी कहां से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन से मिल रही है या फोटोन से मिल रही है। इलेक्ट्रॉन से पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं, फोटोन से पार्शियल एनर्जी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो n=3 तक एक्साइट हो जाएगा, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो एमिट कर देगा 3 से 1 वाली ट्रांजिशन वाली, जो भी पॉसिबल है। तो बच्चों क्या अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? अक्षता, पूछो। सर तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी से हम ज्यादा दे रहे हैं तब फोटोन और इलेक्ट्रॉन कर सकता है, लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी से कम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टिल एक्साइट करवा सकता है लेकिन फोटोन नहीं करा सकता। हाँ, मतलब फोटोन सिर्फ तब करा सकता है अगर आप एग्जैक्ट हो गए। यस सर। हाँ बिल्कुल, कि अगर तो आपने आयनाइजेशन से ज्यादा दे दी तब तो इलेक्ट्रॉन है या फोटोन है कोई फर्क नहीं है, और अगर आपने आयनाइजेशन से कम दी है तो इलेक्ट्रॉन से तो पार्शियल ले सकते हैं हम एक्साइट करने के लिए, बट फोटोन से पार्शियल नहीं ले सकते। ओके सर, थैंक यू सर। राइट। और जहां तक बच्चों बात कोलिजन की है, तो क्या होता है कि भाई ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि भाई कोलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। हम कोलिजन्स वाले चैप्टर में तो ये कहते थे ना कि भाई ई होता है कुछ, एटॉमिक लेवल पे किस टाइप का कोलिजन होगा वो एनर्जी से ही गवर्न होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 12.5 का इलेक्ट्रॉन भेजा है, तो यहां तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन हो जाए, क्योंकि नहीं सॉरी, मतलब एक मिनट, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, कि अब वो इस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली उसमें क्या कंसेप्ट लगता है कि कोलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, कि एक तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है, और अगर एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, कि मोमेंटम कंजर्व करके जो भी एनर्जी लॉस की पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर वो किसी ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड करती हैं तो एनर्जी लॉस हो सकता है, अदरवाइज एनर्जी लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो एक बच्चों इन इटसेल्फ एक पूरा टॉपिक होता है, एटॉमिक कोलिजन्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट आवर लेवल। तो बस हम तो ये समझें कि हाँ हम पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं, और कुछ नहीं सोचना। अब इस क्वेश्चन में बच्चों अगर 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम की जगह 12.5 का फोटोन होता, फिर क्या होता? बच्चों मुझे और आंसर करो। फिर कुछ नहीं होगा। वाई? क्योंकि अब ये जो एनर्जी है दिस इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी, तो बाहर तो निकला नहीं। अगर बाहर नहीं निकल रहा तो हम फोटोन से तो अब वही एनर्जी ले सकते हैं जिससे वो एक्साइट हो रहा हो, लेकिन 12.5 जो एनर्जी है वो किसी एक्साइटेशन को तो करेस्पॉन्ड कर ही नहीं रही, isn't it? तो हमने मतलब सबसे पहले ये कंपेयर करना है कि जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी से कम है या ज्यादा। ठीक है, ओके बच्चों, और कोई डाउट बच्चों इसमें? ठीक है, so bachcho we next move to the next part of this chapter which is nuclear physics। तो बच्चों हम किस सीक्वेंस में आप चल रहे हैं इस चैप्टर में, आप देखो
हमने सबसे पहले बात की मेटल के सरफेस की, राइट? फिर हम और अंदर चले गए, अब हम मतलब इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच गए, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स तक एटॉमिक फिजिक्स में, पर हमने न्यूक्लियस को नहीं छेड़ा। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम और इन डेप्थ चले गए, अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो इन अ वे इस चैप्टर में क्या हो रहा है, हम अंदर से अंदर पेनिट्रेट करते जा रहे हैं एक बॉडी के, राइट? तो न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बच्चों सबको पता है, बिल्कुल सीधी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19। उसका जो मास होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं याद रखनी, हमें ये पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन के 1836 टाइम्स होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, सॉरी मास होता है, वो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो बात बच्चों वर्थ रिमेम्बरिंग है वो ये है कि नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो सेम है जी, तो यस नियरली सेम है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि उनके मासेस में जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। राइट? नेक्स्ट बच्चों एटॉमिक नंबर Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर में ये ध्यान रखना है कि जो मास नंबर होता है वो नंबर होता है, इट इज नॉट मास, एक्चुअली इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, राइट? ये तो बच्चों आई थिंक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को भी। बच्चों जूम वाले ओनर पे कोई पता नहीं बहुत बड़ा पंगा पड़ गया ना कोई, कि कुछ कह रहे हैं कि वो अभी तक लोगों को गलत ही बता रहे हैं सिक्योरिटी के बारे में। नहीं आर्यमन, तुम्हारे हैंग होने का उससे कोई लिंक नहीं है, तुम भी ना बस ओके ऐसा थोड़ी है, जूम वाले को गुस्सा आ गया, उसने कहा ठीक है अब सबका हैंग कर देते हैं वो तो सिक्योरिटी का कुछ चक्कर है। नेक्स्ट बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम Z डिफरेंट A। राइट? फिर आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम A डिफरेंट Z। एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम, इसका मतलब कि A - Z की वैल्यू सेम होगी।
मुझे किया हुआ है ना सारा केमिस्ट्री में? ओके। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। न्यूक्लियस का साइज इज गिवन बाय r is equal to r0 into a raised to power 1/3, where a ये ऊपर वाला ही है मास नंबर। तो r0 होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और इसकी वैल्यू होती है ये। करेक्ट। तो जैसे बच्चों हम ऑर्बिट्स के रेडियस का फॉर्मूला याद रखते हैं, वो n और z पे प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे ये हम बस फॉर्मूला याद रखते हैं फॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे हम बच्चों न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हम करेंगे। तो जब हम वॉल्यूम में 4π3r³ लगाते हैं, राइट, तो a कट जाएगा ऊपर और नीचे से, राइट बच्चों। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। आप कोई भी न्यूक्लियस लो, चाहे छोटे एटम का चाहे बड़े एटम का, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। बिल्कुल सिंपल है बच्चों वैसे, बट एनी डाउट प्लीज आस्क। नॉन वेट स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैंने सोचा टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया जाए आज, और एक धीरज की परफॉर्मेंस थी तो मैंने कहा धीरज को बड़ी ऑडियंस देते हैं। हाँ भाई धीरज, तैयारी है? यस, थोड़ी बहुत। अच्छा, इस बार मेरे ऊपर है क्या? नो सर, आप पर नहीं है, मतलब iQuest भी है। फिर ठीक है, मैंने कहा और कहीं बड़ी ऑडियंस का मुझे ही नुकसान हो जाए। नहीं सर, सभी मतलब सिलेबस थोड़ा सा पड़ा है ना। मतलब कुछ नहीं सर। क्या आंसर करना चाहिए मुझे इसका? कुछ नहीं सर, बहुत। हाँ भाई धीरज, चलो सुनाओ या दिखाओ, क्या दिखा रहे हो? कुछ नहीं सर, मतलब मैंने ना iQuest पे वो ट्रेलर बनाया था एक आपके लिए। अच्छा, दिखा दूं? स्क्रीन शेयर दूं? यस सर। हम्म।
वेरी नाइस धीरज। थैंक यू। तो तुम्हारी जगह हमारी मार्केटिंग टीम में तो पक्की है। थैंक यू। धीरज एक वो दिखा दो यार, गौरव सर वाला अगर है तुम्हारे पास। दिखा देता हूँ। Girl, you're my chamakachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamakachalo. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamakachalo. Yes, I sharmada aja nachte dikhane. Ameri hole aja pari da jirane. Ameri yakkiyon se yakkiyan milane. Apuna nakhre dikha. Wanna be my chamakachalo. Wanna be my chamakachalo. Wanna be my chamakachalo. Wanna be my chamakachalo. तू मेरी चमक चलो, तेरी पिक्चर का मैं हीरो। Give it to me, girl, मुझको दे दो। You can be my चमक चलो। Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. Maybe I'll even let you be my चमक चलो। कैसा शर्माना गौरव सर को देखा। यही था सर। वेरी गुड। तो बच्चों इस वीडियो के बाद धीरज गौरव सर ने रिकॉर्डिंग करनी बंद कर दी थी। और नीतीश सर ने अपना कैमरा दिखाना। हाँ चलो भाई बढ़ते हैं आगे। धीरज मेडिकल वाले पूछ रहे हैं और भी है क्या कोई वीडियोस? नहीं सर, वही एक एमजी सर पे गाना बनाया था एक, बस बोला 3 चीज अच्छा बनाई। ठीक है, चलो वो फिर कभी दिखाएंगे आपको मनीष सर वाला। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में। ओके बच्चों आगे जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है उसको समझने के लिए मुझे बच्चों ये बताओ, आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ी है AMU। AMU का क्या मतलब होता है बच्चों? ये भी लिखना मत, ये हम समझ रहे हैं बस। एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट डज इट डिनोट? भाई ये किसने लिखा है मास ऑफ वन एटम?
शर्म करो। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी दैट वाज 1/12 द मास ऑफ C12, राइट? यही थी बच्चों डेफिनेशन AMU की। तो मुझे ये बताओ, कैन आई ऑल्सो राइट इट एज 1/12 टाइम्स? अच्छा, ऊपर ये समझ आ गया था ना कि मैंने मास को कैसे लिख दिया था, A इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास सेम होता है नियरली। तो अब मैं मास ऑफ C12 में ये लिख सकता हूँ कि 1/12 इंटू 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, मैं चाहे अगर बिल्कुल भी एग्जैक्ट लिख दूं, प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन 12। ये अभी लिखना नहीं है बच्चों, मैं बता दूंगा जब लिखना है, ठीक है? तो फिर तो इसको आई कैन ऑल्सो राइट एज, जैसे ऊपर अप्रोक्सीमेशन ली थी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होता है, तो ये 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ही बोल दें, तो जो कि मास ऑफ प्रोटॉन ही आ गया। तो बच्चों आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये? तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो फिर AMU डिफाइन करने की जरूरत क्या थी? फिर तो सीधा ही कह देते कि ये अजीब सी डेफिनेशन 1/12 मास ऑफ C12 ये क्या है, तो सीधा ही कह देते कि AMU इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन। और एग्जैक्ट कहना था तो ऐसे कह देते कि चलो, अगर आप कहते हो कि असली में मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अलग है, तो फिर इसको हम ऐसे कह देते कि AMU इज, अगर बच्चों मैं ऊपर वाले में 6 से कैंसिल कर दूं, तो फिर तो ये इसको ऐसे कह देते कि एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन या एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये बोल देते। है ना? तो इलेक्ट्रॉन तो चलो बहुत ही डिफरेंट ही स्केल पे चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्वांटिटी जिस ऑर्डर की है, इलेक्ट्रॉन तो उससे बहुत ही छोटा मास है ना, तो प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन के मास की नहीं है। तो अब बच्चों क्या होता है, ये सारा कुछ मतलब गलत है, एक्सेप्ट फॉर कि AMU की डेफिनेशन वही है, इसके आगे वाला पार्ट जो है वो गलत है। लेट्स अंडरस्टैंड क्यों, मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि AMU को डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन तो अलग से था ही। तो बच्चों इसका रीजन क्या है? अब जो मैं कह रहा हूं वो लिखो, हेडिंग दो मास डिफेक्ट। नहीं, ऑब्वियसली हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम नहीं होता, मैं कह रहा हूं कि अगर 1/12 अगर कार्बन के बेसिस पे ही AMU को डिफाइन किया था, फिर तो ये हो सकता था ना डिफाइन।
तो अब बच्चों समझते हैं। तो बच्चों हम जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, मतलब ये चैप्टर को, हिस्ट्री में भी उसी तरीके से हमें चीजों का पता चला था बच्चों। अब बच्चों क्या हुआ, अगर हम एक इमेजिनरी प्रोसेस विजुअलाइज करें जहां पर कुछ न्यूट्रॉन्स एंड कुछ प्रोटॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट, अच्छा हाँ माइनस नहीं आएगा, डॉट साइन। ठीक है। तो बच्चों ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का मास मेजर करूं और अगर मैं राइट हैंड साइड का मास मेजर करूं तो उसमें डिफरेंस है। तो बच्चों अगेन ये बहुत ही, मतलब जब ये डिस्कवर हुआ था तो फिजिक्स की हिस्ट्री में दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी। कि मतलब आप सोचो कि इससे पहले तक ये था कि भाई मास तो कंजर्व्ड होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं उठा था कि भाई मास कंजर्व नहीं होता। आपने भी केमिस्ट्री में जो कुछ भी किया है हमेशा मास कंजर्व किया है ना। और हम बोल देते थे कि भाई कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कि नहीं नहीं मास नहीं, मास प्लस एनर्जी होता है, बट ऑल्दो उसको हमने कहीं यूज नहीं किया था, राइट। तो ये बच्चों न्यूक्लियस की जब हम स्टडी कर रहे थे तो ये बात पता चली बहुत इंटरेस्टिंग कि जो न्यूक्लियस का मास होता है is less than the individual masses of nucleons। ठीक है बच्चों, फिर से मतलब इस ऊपर वाले रिएक्शन में मास बैलेंस फेल हो गया। ठीक है, दैट इज जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, दैट इज सॉरी न्यूक्लियस, दैट इज लेस देन, अगर मैं वैसे निकालता तो मैं कैसे निकालता, z into mass of protons plus a minus z into mass of न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, ये क्यों हुआ इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये कैसे मेजर किया होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं हम बात कर सकते उसकी, बट मतलब वेरीफाइड फैक्ट है, मतलब इसमें कोई नहीं, ऑब्वियसली हमारे लेवल पे नहीं है, ऑब्वियसली लोगों ने तो किया ही है। तो आप समझ सकते हो राइट, बिल्कुल इस एक डिस्कवरी ने पूरे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स को हिला दिया। ठीक है, एंड
ना बच्चों, जैसे आपको याद होगा मैं 11th में भी आपसे बात करता था ना कि भाई अभी तो बहुत कुछ नया पता चलेगा फिजिक्स में कि क्या होता है। मतलब हमने तो जो दिख गया हमने तो उसके हिसाब से लॉज माने हुए हैं। अब हम जो जो डिस्कवर कर पाएंगे आगे जाके विद फर्दर डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, उससे पता चलेगा कि और फिजिक्स में क्या कुछ है। भाई पहले तो जैसे अभी भी आप लोगों का कईयों का क्वेश्चन है कि ये मासेस मेजर कैसे किए, तो अगेन कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका होगा, बट पुराने ईयर्स में तो वो पॉसिबल ही नहीं था ऐसा कुछ कर पाना, तो ये कहीं डाउट ही नहीं उठा। जब हम इस लेवल की मेजरमेंट्स कर पाए, ऑब्जर्वेशंस कर पाए, तो जाके ऐसी डिस्कवरीज कर पाए हम, राइट। तो एंड अगेन अभी भी बहुत चीजें अननोन है, वो भी धीरे धीरे पता चलेंगी। इंडिविजुअल मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब यही जो आगे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो बच्चों डिफरेंस इन मास होता है, अब वो गया का मास, तो ये पता चला कि जो मास लूज हुआ था दैट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो हम बच्चों बहुत बार ये बात करते हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, राइट, बट हमने कभी ये समझा नहीं था कि वो कैसे होता है, राइट। तो ये पता चला कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जाके ऐसा होता है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद हम ये चेंज लाए कि जब हमने बोलना शुरू किया कि भाई रिएक्शंस में सिर्फ मास कंजर्व नहीं होता, मास एनर्जी कंजर्व होती है टोटल, ठीक है। ये एनर्जी कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है मतलब कि कौन सी एनर्जी होगी। तो यहां से बच्चों हम टर्म बनाते हैं। एक टर्म बनती है मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट क्या है बच्चों, डेल्टा एम किसी भी न्यूक्लियस के लिए z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों ऑब्वियसली ये जो डिफेक्ट आता है वो बहुत थोड़ा सा आता है, ऐसा नहीं है कि 1 किलो मास कम हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, बट स्टिल सिग्निफिकेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इग्नोर ही कर सकते हैं। तो अब बच्चों आपको समझ आई एएमयू की डेफिनेशन। जब न्यूक्लियस का मास इसके इक्वल ही नहीं होता तो फिर उसको ऐसे बोल ही नहीं सकते थे हम। अच्छा बच्चों, मास डिफेक्ट होता है ये तो पक्का है, बट हम उसके फर्दर ये बात नहीं कर सकते। एक मतलब बच्चों हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो जाता कि हम कहें कि मान लो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ने मिलना था, तो हम कहें कि भाई न्यूक्लियस में जाके 11 ही रह गए, कि एक पूरे का पूरा प्रोटॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया या पूरा न्यूट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वो होंगे 12 ही टोटल न्यूक्लियॉन्स, और हम ये भी बात नहीं कर सकते कि भाई हाँ किसका मास कम हो गया। हम तो बस ये कह सकते हैं कि हाँ जी टोटल न्यूक्लियस का मास इतना है। हम न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मासेस हैं उनके बारे में नहीं बात कर सकते कि न्यूक्लियस के अंदर किस न्यूट्रॉन का कितना मास है या किस इलेक्ट्रॉन का कितना मास है।
ठीक है जी। तो ये बच्चों जो मास इफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बच्चों जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, जो हम कहीं पर भी लगा देते हैं धक्के से, वो एक्चुअली यहां पे आता है। आदित्य, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है तुमने। अच्छा, डेल्टा एम बहुत छोटा होता है, अभी आप देखोगे, मतलब वो मास ऑफ प्रोटॉन के ऑर्डर का नहीं होता, उससे कम ही होता है बहुत। तो बच्चों यहाँ पे हम अगर, क्योंकि मासेस को जनरली हम एएमयू में ही कंसिडर कर रहे होते हैं, तो इसको हम अगर यूनिट्स चेंज करें, देखो ऑब्वियसली बच्चों आप देख सकते हो कि अगर आप केजी में डाल दोगे तब तो जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो जो मास में डिफेक्ट आता है वो बहुत छोटा सा ही आता है। तो हम डेल्टा एम को एएमयू में पुट करते हैं, तो ये बच्चों 931 इंटू डेल्टा एम इन एएमयू, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। मैंने क्या किया है, बस यूनिट्स चेंज कर दिए। तो मतलब बेसिकली अगर 1 एएमयू मास डिफेक्ट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है बच्चों। तो इस पे बेस बच्चों जो हम जो मतलब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन में न्यूक्लियस का मास गिवन होगा और आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी बताया हुआ होगा। तो आप उसको ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दोगे, उससे डेल्टा एम आ जाएगा, और डेल्टा एम को अगर आप 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है। तो बच्चों इस सेम इमेजिनरी रिएक्शन को आप उल्टा भी सोच सकते हो कि जब ये कंबाइन हुए तो बेसिकली इस प्रोसेस में हुआ क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन में मास कम हो गया और एनर्जी बढ़ गई, राइट। अगर हम इस प्रोसेस का रिवर्स सोचें तो क्या होगा कि अगर आप न्यूक्लियस को एनर्जी दोगे, सफिशिएंट एनर्जी, तो क्या पॉसिबल है कि जो न्यूक्लियस है वो अपने न्यूक्लियॉन्स में टूट जाए इंडिविजुअल, और उस प्रोसेस में क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। तो so as you can see, now we are talking about cases where mass can be converted to energy and vice versa. Okay जी।
आदित्य, आई एम नॉट श्योर अबाउट जो तुमने पूछा कि किस केस में मास इफेक्ट मिला था एक्चुअली। यस, तो मास एनर्जी कंबाइंड कंजर्व होगी। ओके, तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर, नाउ दैट हम न्यूक्लियस के अंदर की ही बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो ऑब्वियसली इक्वल टू mc स्क्वायर कहां से आया, कैसे आया, हमारे बस की बात नहीं है। इनफैक्ट इसका प्रूफ कोई है भी नहीं अभी तक। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं और हमें पता है कि प्रोटॉन्स में तो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, तो स्टिल ऐसा कैसे है कि सारे के सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे रहते हैं? मतलब सारे प्रोटॉन्स को इतना पास पास इकट्ठे कौन रख पाता है? तो ये बच्चों हमारे पास एक नई टाइप की फंडामेंटल फोर्स आ गई, जिसको हम कहते हैं एज न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो इससे पहले हम जिन फोर्सेस की बात करते थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एक्सेट्रा, वो कोई भी फोर्सेस इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो इतना टाइटली बाउंड कैसे हैं। ठीक है, तो हेंस द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो अगेन बच्चों ये बहुत लेटर ऑन जाके पता चली हैं, मतलब these are forces which were discovered less than 100 years ago। तो मतलब बहुत अभी तो इन पर रिसर्च चल रही है और इसीलिए मतलब हमारे लेवल पे इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन है अभी, और कुछ भी नहीं है। मतलब हमें बाकी सारे फोर्सेस के बारे में तो बहुत डिटेल में पता है, इन फोर्सेस के बारे में अभी हमारे को उतनी डिटेल में नहीं पता। ठीक है, क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में? कि सबसे पहली बात तो ये कि these are strong attractive forces। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, भाई अभी तक क्यों नहीं और कहीं क्यों नहीं लग रही न्यूक्लियर फोर्स? तो ये फोर्सेस सिर्फ तभी एक्ट करती हैं जब दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बच्चों न्यूक्लियस के अंदर वाले जो डिस्टेंस है उसके ऑर्डर को, मतलब 10⁻⁻15, मतलब कोई ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बट इस रेंज में जब होता है तभी जाके ये न्यूक्लियर फोर्सेस आती हैं। और इसलिए मतलब ये डिस्टेंस कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होता है जब न्यूक्लियस के अंदर हो पार्टिकल्स। अदरवाइज ऐसे नहीं कि हम कहें कि दो हाथ पास ले आए अपने और उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स आ गई। ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं बच्चों, इनको मास या फिर चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? ये फोर्सेस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती हैं। इन फोर्सेस को मास चार्ज जैसी प्रॉपर्टीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राइट? तो जैसे जैसे बच्चों फिजिक्स इवॉल्व कर रही है, हम हमारे मतलब थ्योरीज चेंज होती रहती हैं। राइट? हम मतलब पहले हम कहते थे कि भाई हाँ जी फोर्स मास डिपेंडेंट है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स आई, तो उसमें हमने कहा कि वो चार्ज डिपेंडेंट है, फिर मैग्नेटिक फोर्स आई, फिर हमने कहा वो तब लगेगी जब चार्ज मूव कर रहा है। अब हमने और आगे बढ़ गए हम, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई मास चार्ज ना हो, कुछ और ही तरीके की क्वांटिटीज हैं जिनमें ये फोर्स लगती है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन आया, क्या ये फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी लग सकती है? यस, लग सकती है अगर आप उसको इतने कम डिस्टेंस पे ले आओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स कोई मतलब भेदभाव नहीं करती। तो बच्चों हमें बस थ्योरेटिकली पता होनी चाहिए, हमें कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कोई फॉर्मूला या कुछ भी ऐसा कुछ वी डोंट नीड टू नो। जो मतलब मास डिफेक्ट है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फोर्सेस से ही रिलेटेड है, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से तो इन्हीं का कोई वर्क है ना, जो जिस कारण से कुछ मास में डिफेक्ट आया और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ एंड सो ऑन। तो बट अगेन गोज बियॉन्ड आवर स्कोप। नेक्स्ट बच्चों हम लिखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। Yes, these forces are stronger than electrostatic forces, nuclear forces. मतलब we can say कि these are the strongest forces that we know of. ओके, तो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस का क्या मतलब हुआ? ऐसे रिएक्शंस जहां पे न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, कि कोई नया न्यूक्लियस बन गया या कोई पुराना न्यूक्लियस टूट गया। हाँ बच्चों, मेरे पास एक डाउट आया, इसका आंसर करो। इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर रखने में कौन सी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगी, न्यूक्लियर फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस? नॉट अ गुड डाउट, आपने सुना ही नहीं ध्यान से। इलेक्ट्रॉन पे तो लगेगी ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी न्यूक्लियर। इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लग रही है ना, इलेक्ट्रॉन का तो डिस्टेंस ज्यादा है। क्या बताया था मैंने? न्यूक्लियर फोर्स तो लगती तब है जब डिस्टेंसेस बहुत कम हो, और वो इतने कम डिस्टेंसेस तभी पॉसिबल होता है जब पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर हो। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बच्चों क्या प्रॉपर्टीज हुई? तो सबसे पहले तो
mass of reactants will be greater than mass of products. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, वही जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ये हमने ऐसे ही नाम दिया हुआ है, मतलब सब कुछ वही है। ये बच्चों एनर्जी जाती कहाँ है? ये एनर्जी जो आपके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी में जाती है। नहीं, हम इसको थर्मल नहीं बोलेंगे ना, हम तो काइनेटिक ही बोलेंगे। यस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ना तो एनर्जी कंजर्वेशन है ना मास कंजर्वेशन है, कंबाइंड है। मास प्लस एनर्जी इकट्ठे कंजर्व्ड है। हाँ, मतलब जैसा मैंने बोला, आप न्यूक्लियस के अंदर बात ही नहीं कर सकते कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का क्या मास है। हम जो उनके मासेस लिखते हैं वो हम आइसोलेटेड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मासेस लिखते हैं। और नेक्स्ट बच्चों, कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो बच्चों उसमें मोमेंटम के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रही है। मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। नेक्स्ट बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोटॉन ही कम हो गया या कुछ, तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है, मतलब ये कंबाइंड क्वांटिटी, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। जैसे बच्चों, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन होता है कि
जो न्यूट्रॉन होता है इट splits to form a proton plus electron. ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन के मास का फर्क होता है। It is because of this. तो अब आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों लिखा है ऊपर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कंजर्व्ड। यस, इसमें भी मास का चेंज आता है, बिल्कुल आता है, बट वो जो चेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब सोचो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में भी बहुत ही कम होता है। ये रिएक्शन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, ये मास और चार्जेस जो हम लिखते हैं ना नॉर्मली केमिस्ट्री में, ये जो चीज आ गई बच्चों न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन तो है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? दिस इज बीटा रे, जो आप कहते हो ना अल्फा बीटा गामा रेज, बीटा रे का ओरिजिन ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब देयर आर अदर रेज आल्सो, मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से बीटा रे ओरिजिनेट होती है। तो मतलब क्वेश्चन था कि फिर तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मिलना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो ये बीटा रे की फॉर्म में एमिट हो जाता है। बहुत ही मतलब आप, मतलब मैं आपके कमेंट से देख रहा हूँ, ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग और ऑल टुगेदर एक नया पार्ट हो गया। बच्चों न्यूक्लियस के अंदर दूसरा भी रिएक्शन होता है, नॉट ओनली दिस, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी स्प्लिट होता रहता है। मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूक्लियस के अंदर से मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग दिख रहे होते हैं। अब क्या आएगा, ये क्या होता है? इसको कहते हैं बीटा पॉजिटिव और पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो मतलब दिस इज द ओरिजिन ऑफ बीटा रेज। यस, जो नीचे वाला रिएक्शन है इसमें मास बढ़ गया। तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्जन चलती रहती है कंटिन्यूअसली। तो जैसे मैं आपको कह रहा था
कि आपको इंडिविजुअली नहीं दिखते प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हाँ, तो जो जो ऊपर वाला रिएक्शन है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी कम हो रही है, वो मास में कन्वर्ट हो रही है। नहीं सॉरी, मास कम हो रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो ऊपर वाला रिएक्शन है। जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें मास बढ़ रहा है। वो मास कैसे बढ़ा होगा, अगर कहीं किसी तरीके से प्रोटॉन को एनर्जी मिली होगी, तभी ऐसा होगा कि राइट हैंड साइड पे मास बढ़ रहा है, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट कर रही है। तो बच्चों क्या होगा, हमें मतलब जैसे बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन याद नहीं रखना होता, हमें बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे? ये कैसे पता चला कि मास बढ़ रहा है? ये जो हमें पता है ना, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से। बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों कैसे? आपको ऐसे कुछ भी दे दिया जाएगा कि x प्लस वाई, जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो, उससे बहुत सिंपल, लेट्स से कुछ दे दिया गिव्स z प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? तो देख रहा हूँ मैं। तो आपको बच्चों ऐसे कोई भी रिएक्शंस दिए हो सकते हैं, ठीक है? मान लो इधर इलेक्ट्रॉन है, तो आपने तो बस इसमें क्या करना है, आई थिंक आप बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट्री में भी करते हो, कि जो नंबर नीचे है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये -1 है, ये 4 है, ये 3 है, न्यूट्रॉन के लिए यहाँ 0 आ गया, राइट? नीचे जो क्वांटिटीज हैं वो क्या हो गई, चार्ज। ऊपर वाली जो क्वांटिटीज हैं वो क्या हो गई, मास। तो इनको कंजर्व करना है हमें, राइट? तो जैसे जो मैंने लिखा हुआ है, इसके हिसाब से z के नीचे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, राइट? ऐसे ही ऊपर जो भी दिया होगा, मान लो x 8 दिया है, y का 7 दिया है। जैसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया तो हमें पता है कि उसका 0 है, न्यूट्रॉन दिया तो उसका 1 है, राइट? तो उससे क्या पता चल गया कि z के साथ क्या आ जाएगा, 14। तो ऐसे आपको कोई भी रिएक्शन देके उसमें पूछा जा सकता है।
बोर्ड्स में आ सकते हैं। मैं बच्चों आपको जैसे एक मॉड्यूल से एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो बच्चों, आई का फर्स्ट देखो, क्या डाउट पूछा था आदित्य? हाँ हाँ बोलो। वो आपने बोला था ना कि हम जो मास ऑफ प्रोटॉन्स हमने जो निकाले हुए हैं वो तो हमने आइसोलेटेड के लिए निकाले हैं। हमने केमिस्ट्री में जहाँ पढ़ा था कि हमने कैसे डिटरमाइन किया था मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो उसमें तो हमने आयनाइज्ड एटम्स के न्यूक्लियर के लिए निकाला था। तो फिर ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात हो गई है ना। आयनाइज्ड कैनाल एटम रेज के वगैरह वो हमने तो उससे निकाला था, तो वो तो न्यूक्लियर की बात हो रही है। हम बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर में निकाल नहीं सकते, हम तो इंडिविजुअली निकाले हैं जो ये निकाले हैं यहाँ पे। हाँ मतलब मुझे वो नहीं पता केमिस्ट्री वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप जिसकी बात कर रहे हो, मतलब बट ये बात पक्का है कि आप न्यूक्लियस के अंदर मास की बात नहीं कर सकते, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की, क्योंकि मतलब आपको न्यूक्लियस में तो अलग अलग दिखता ही नहीं है ना कुछ, तो वी कैन नेवर से कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का इतना मास है। सही कौन सा है क्या इनमें से कि मतलब वो वाला तो जो मैं गलत है बोल फिर? रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, जो आपका रिएक्शन है या कुछ है वो मैं देख के बता दूंगा आपको कि उसमें क्या किया। ठीक। हाँ बच्चों ये हो गया फर्स्ट, ये क्लियर हो गया कैसे करना है ना? कशिश हुआ क्लियर? तो आपको ऐसे कोई रिएक्शंस याद नहीं रखने, ठीक है? वो बस जो भी दिया होगा उसमें बस आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। ओके तो बच्चों ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनकी जो एक एप्लीकेशन है दैट इज इन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। तो बच्चों क्लास की चिंता मत करना, मैंने आपके टीचर्स को बोला हुआ है लेट शुरू करने के लिए। तो फिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? फिशन रिएक्शन के अंदर एक हैवी न्यूक्लियस
splits to form two smaller nuclei, two or more smaller nuclei, not necessary कि two ही हो. Along with release of energy. ठीक है, तो जैसे बच्चों ये याद नहीं रखना आपको, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने अभी लिखा था ऑलमोस्ट वही है कि अगर हम यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन हिट करते हैं तो इट सो टर्न्स आउट कि एक बार के लिए तो ये बनता है और साथ की साथ ये बच्चों कुछ याद नहीं रखना रिएक्शन, जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ. तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फिशन रिएक्शन जो सबसे ज्यादा यूज होता है. ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन की खासियत क्या है, व्हाई इट इज सो पॉपुलर और इम्पोर्टेंट. इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रॉन. ठीक है, ये रिएक्शन तभी हो रहा है ना अगर यूरेनियम के हम न्यूट्रॉन से हिट कर रहे हैं. और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में बच्चों हमें क्या मिल रहा है? अगेन न्यूट्रॉन मिल गया. तो क्या होगा? मान लो मैं सबसे पहले एक न्यूट्रॉन ले आया, हमें यहां एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, हमें तो बस एक न्यूट्रॉन लेके आना है. हम एक न्यूट्रॉन लेके आए, न्यूट्रॉन ने एक एटम की फिशन कराई, वहां से 3 न्यूट्रॉन आ गए, वो 3 की फिशन कराएंगे, 3 से 9 आ गए, राइट. 9 से 27 एंड सो ऑन. अपने आप रिएक्शन होता जा रहा है. इसको हम क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन. तो यहां पे the neutron required for the reaction is a product of the reaction as well. तो मतलब हमने तो एक बार इसको स्टार्ट करवाना है.
ठीक है ना? एक बार स्टार्ट कराया तो एक न्यूट्रॉन ले आओ बस। आप एक न्यूट्रॉन ले आए, उसने यूरेनियम की फिशन कराई, 3 आ गए। वो 3 की फर्दर कराएंगे। नो, दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। वो 3 की कराएंगे, 3 से 9 आएंगे, ठीक है? 9 से आगे 27 आएंगे एंड सो ऑन, बढ़ते जाएंगे। So that is की reaction continues on its own. ठीक है जी? No, this has nothing to do in daily life. तो बच्चों अब ये प्योर रिसर्च है कि यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से ही क्यों फिशन स्टार्ट हुई उसकी, ठीक है? मतलब इसको लेके अभी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, या फिर ये कि क्या सिर्फ यही एक चेन रिएक्शन है या और कोई भी चेन रिएक्शंस हो सकते हैं, राइट? ये प्योरली अब रिसर्च में आ गया। तो अब बच्चों होता क्या है, अगर तो हम इस रिएक्शन को खुला छोड़ दें, तब तो क्या होगा? 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 एंड सो ऑन, बढ़ती जाएगी फिशंस, मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकता है, ठीक है? ये कहां पे यूज होता है? बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब का ये प्रिंसिपल है, ठीक है? अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लें, हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं बच्चों? व्हाट वी डू इज, हम कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं जैसे हेवी वाटर इज वन ऑफ सच सब्सटेंसेस। इनको हम कहते हैं एज मॉडरेटर्स। ये भी पढ़ा हुआ है क्या केमिस्ट्री में? तो व्हाट दे डू इज दे एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। नहीं जशन, आप जो कह रहे हो दैट इज समथिंग एल्स। तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स को, तो उस केस में क्या होगा? आपके पास एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी, ठीक है? रिएक्शन आपके कंट्रोल में। तो दिस इज व्हाट इज डन इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मतलब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक न्यूक्लियर बॉम्ब में सिर्फ ये कुछ न्यूट्रॉन्स का फर्क है। इसको बच्चों चेन रिएक्शन कहते हैं।
तो बॉम्ब में न्यूट्रॉन कैसे आया? कुछ होता होगा, जैसे हम पटाखे में आग लगाते हैं ऐसे ही बॉम्ब में कोई तरीका होता होगा जिससे कि न्यूट्रॉन प्रोवाइड करते होंगे हम। आपकी बच्चों लेट है क्लास बायो की, इट विल स्टार्ट एट 1 o'clock। बायो एंड मैथ्स की क्लास इट इज एट 1 o'clock। ऐसे ही बच्चों जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एज न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब में तो रिएक्शन तभी खत्म होता है जब यूरेनियम खत्म हो गया पूरा। हाँ, अपना बस 5 मिनट का रह गया बच्चों, एनीवेज। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? 2 और मोर न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई combine to form a bigger nuclei with release of energy। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल तो बच्चों ये रिएक्शन है जो सबसे कॉमन फ्यूजन रिएक्शन है जो हमने ऑब्जर्व किया। This is the reaction which takes place in sun। ठीक है बच्चों, अब इस रिएक्शन की बच्चों खासियत क्या है कि ये रिएक्शन कब होगा? ऐसा नहीं है कि हवा में अपने आप ही हो जाएगा। तो ये तभी हो सकता है जब बहुत ही हाई टेम्परेचर्स हो। क्योंकि हमें जब आप दो न्यूक्लियस को पास लेके आ रहे हो तो आप एक तरह से प्रोटॉन्स को पास लेके आ रहे हो, उनमें रिपल्सिव फोर्स होएगी तो उनको ओवरकम भी करना पड़ेगा। तो उनको आप तभी कर पाते हो अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर्स अचीव कर पाओ। ठीक है, तो सन में ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि सन पे वो हाई टेम्परेचर्स हैं।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों सन के केस में तो ऐसा होता है, सन या फॉर दैट मैटर कोई भी स्टार्स, कि मतलब वहां पे तो जैसे हीलियम बन गई, तो हीलियम फर्दर हीलियम के साथ कंबाइन करके और बड़ा न्यूक्लियस बनाएगी, वो उससे बड़ा न्यूक्लियस बनाएगी एंड सो ऑन। तो वो चलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन तक लिमिटेड रहेगा, वो आगे कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है। तो यहां पर भी बच्चों चेन रिएक्शन है, किस तरीके से कि आपके पास मान लो बहुत सारे ये एच हैं, तो आपने एक बार ही स्टार्ट करा दिया, अब जो रिएक्शन होगा वो अपने आप इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा कि उससे जो टेम्परेचर है वो इतना हाई बन जाएगा कि वो फर्दर और एच की करा देगा एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ चेन रिएक्शन। सारे रिएक्टेंट्स है उनका मास बहुत कम है, राइट। वो फिशन के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है। और बच्चों कंपेयर टू फिशन, फ्यूजन के अंदर देयर आर नो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। तो फिशन में बच्चों क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स मिले हमें, जैसे वो बेरियम था या क्रिप्टन था, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, विच आर स्टिल डेंजरस। यहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिल भी रहा है हीलियम, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो अब बच्चों मतलब हर तरीके से फ्यूजन जो है वो बेटर है कंपेयर टू फिशन, क्योंकि फ्यूजन में अगर आप देखो जो रॉ मटेरियल है वो हाइड्रोजन है, वो इजीली अवेलेबल है, पर मास जो एनर्जी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। बट फ्यूजन की प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी तक कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन नहीं करवा पाए। मतलब हमें फ्यूजन से बॉम्ब बनाना तो आता है, बट हमें फ्यूजन से कुछ पावर प्लांट बनाना नहीं आता। तो अगर ये हो जाता है, इसको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, तो अगर ये हो जाता है तो फिर मतलब जो वर्ल्ड का एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत एक्सटेंड तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हीलियम से एच बन जाएगा। ऑलराइट, चलो बच्चों, दैट्स इट। मैं आपका होमवर्क अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ, और बच्चों कल क्लास है अपनी। ये इतना ही है पार्ट बच्चों, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट ही है सारा फिशन फ्यूजन में।
न्यूक्लियर में न्यूमेरिकल पार्ट सिर्फ वो वाला है, मास डिफेक्ट वाला और एनर्जी वाला। ठीक है, मैं आपको होमवर्क और टाइमिंग मैसेज कर रहा हूँ। टाइमिंग आपका मोस्ट लाइकली 3 o'clock होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेमीकंडक्टर्स करेंगे, ठीक है। 3 to 5 होएगी अपनी क्लास मोस्ट लाइकली। चलो, So I think Dheeraj sir is gonna keep a class tomorrow at 3. मैं उनसे बात करके रख लूंगा, डोंट वरी। Yes, sir.